नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह अपने इस YouTube चैनल पर आपके लिए 200 के आसपास वीडियो डाल चुका हूं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास, व्याकरण आदि से संबंधित हैं। कहानियों, नाटकों, एकांकियों की आलोचना है, उपन्यासों की आलोचना है, कुछ ग्रामर के भी संदर्भ मैंने प्रश्नोत्तर के साथ डाले हैं। लेकिन अचानक किसी परिवार में एक बुजुर्ग की दुर्दशा देखकर मुझे 98-99 में लिखी अपनी एक कहानी की याद आई। कुछ संवेदनात्मक संदर्भ थे, तो आज आपके लिए वही कहानी उस दर्द की अनुभूति करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि आप इसे पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे। ये कहानी 98-99 में मैंने राजस्थान पत्रिका में एक विज्ञापन आया था बुज़ुर्गों को लेकर के कि फल नहीं देता तो ना दे छाया तो देगा हमको, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। और इस कहानी से मुझे सौभाग्य मिला था कि राजस्थान की 50 सर्वश्रेष्ठ कहानियों में मेरी ये कहानी भी चुनी गई थी। तो आज आपकी सेवा में ये कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि आप इससे प्रभावित होंगे। अच्छी लगे तो लाइक करें और एक टिप्पणी भी मुझे दें। तो चलें देखते हैं। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। जालिम की पहली बांग के साथ ही राजेश की आंखें खुल गई। झटपट उठ बैठे, सिर के नीचे तह करके दबाया हुआ कुर्ता निकालकर शरीर में डाला और नीचे खड़े होकर धोती सही की। फिर सोटा उठाकर बाहर निकल आए, पर रोज की तरह जालिम को हिदायत देना जैसे भूल से गए। अभी ऊपर ही बैठे रहना, नीचे मत उतरना, नहीं तो। फिर आज तो जालिम भी भीतर दुबका पड़ा था। क्या वह भी यह जान गया था कि कल यह पेड़ नहीं रहेगा और उसका दरबा कहीं और चला जाएगा? परंतु कहाँ, जय और माया तो उसके प्यार को भी दुत्कार देते हैं। विजय, प्रभा और उनके बच्चे उसे चाहते तो हैं, परंतु क्या वे उसे सहज ही अपना लेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जालिम का भी बंटवारा हो जाएगा? हे भगवान! उन्होंने एक आह सी भरी, भीतर मानो कोई घाव कसक उठा हो। आंखें भर आई, जिन्हें पहुँचते हुए वे विगत में खो गए। पिताजी को राजेश ने देखा भी नहीं था। उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी माँ ने निभाई थी और उनका विवाह भी अपनी पसंद से किया था। शारदा के आ जाने से वे बहुत खुश रहने लगी थी। इसलिए नहीं कि वे उसके बेटे की बहू थी, इसलिए भी नहीं कि उन्हें काम करने वाली एक मददगार मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमेशा के लिए एक मुँह बोली सहेली मिल गई थी। सवेरे बिस्तर छोड़ने के बाद से देर रात्रि सोने तक दोनों एक दूसरे से चिपकी सी रहती। राजेश दिन में कभी फुर्सत मिल जाने पर घड़ी दो घड़ी के लिए उन्हें एकांत में बुलाते भी तो वे आंखें तरेर कर मना कर दिया करती और अंगूठा दिखाकर माँ के पास भाग जाया करती। दिन की यह दूरी उनके प्यार को और प्रगाढ़ बना रही थी, जिस पर माँ की दृष्टि भी निरंतर बनी रहती थी। किसी साल सावन के महीने में एक दिन माँ ने राजेश से घर में लगाने के लिए तुलसी का एक पौधा लाने को कहा, तो शारदा भी मचल उठी। माँ जी, एक पौधा मैं भी लगाऊंगी। माँ पूछ पड़ी थी, क्यों? आप क्यों लगा रही हैं? शारदा ने सहज भाव से पूछा था। पूजा करने के लिए। उनके जवाब पर वह बोल उठी थी, मैं भी पूजा करूंगी। माँ हंस पड़ी थी। अच्छा, तो तेरी पूजा अलग होगी। शारदा की चुप्पी पर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पगली, मेरे साथ ही तो भी पूजा कर लेना। आखिरकार मैं भी पूजा करूंगी तो तुम्हारे पति और तुम्हारे लिए ही तो। पर माँ जी, शारदा कुछ कहते कहते चुप होकर सोचने लगी, तो माँ जी पूछ पड़ी, पर क्या? वह चुप रही तो उसे घूर कर वह राजेश से बोली, ऐसा कर राजेश, तेरी शादी में जो दशहरी आम आए थे ना, उनके बीजों को मैंने घूरे पर डाल दिया था। वे उग आए हैं। उनमें 2-3 अमूले मतलब आम के पौधे बहुत अच्छे हैं। एक खोदला और इसके हाथ से दरवाजे पर लगवा दे। ये उसकी सार संभाल करेगी। तुम्हारे बच्चों को
मैं उसी की छाया तले खिलाया करूँगी। बड़े होकर ये इसी के नीचे खेला कूदा करेंगे और मौसम में आम खाया करेंगे। जब तक वो रहेगा, मेरे मरने के बाद भी तुम लोगों को मेरी याद दिलाता रहेगा। माँ जी, शारदा चीख सी पड़ी, फिर बोली, यदि इस तरह बोलेंगी तो मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूँगी। नहीं बहू, ऐसा जुल्म मत ढाना। वह गंभीर हो उठी थी। पर बेटा, बूढ़े पेड़ का क्या भरोसा, न जाने कब बहरा कर गिर पड़े। सास बहू की नोक झोंक को विराम देने के उद्देश्य से राजेश ने अपने स्कूल के दिनों की याद एक कविता की लाइनें बोल उठे। फल नहीं देता तो न दे, छाया तो देगा हमको, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। शारदा को राजेश द्वारा की गई अपनी पक्षधरता अच्छी लगी थी। माँ जी भी हंस पड़ी थी। अच्छा जी, तुम लोग मुझे मरने मत देना। राजेश ने उसी दिन गड्ढा तैयार कर शारदा के हाथ से आम का एक पेड़ लगवाकर उसे कांटों से घेर दिया। शारदा जब उसे पानी दे रही थी तब माँ ने कहा था, बहू, हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि एक पेड़ लगाने से 10 पुत्रों के जन्मने का पुण्य मिलता है। इस पर शारदा संकुचित होकर घर के भीतर भाग गई थी। समय बीता, पौधा वृक्ष बन गया। राजेश और शारदा के दोनों बच्चे इसी पेड़ के नीचे खेल कूद कर बड़े हुए। इसी के नीचे से माँ जी की अर्थी उठी थी। इसी के नीचे दोनों बहुएं डोली से उतरकर घर में प्रविष्ट हुई थी और फिर शारदा की अर्थी भी इसी के नीचे से उठी थी। राजेश की आंखें भर आई थी। इस घर की कितनी ही घटनाओं का चश्मदीद गवाह है यह पेड़। शारदा अंतिम बार जब बीमार पड़ी, विजय की शादी हो गई थी। उनकी यह इच्छा थी कि यदि जय भी कोई लाइन पकड़ ले तो उसकी भी बहू देख लें, परंतु उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर उन्होंने विवाह के लिए उस पर कभी दबाव नहीं बनाया। मरते समय विजय को बुलाकर कह गई थी कि जय और बाबूजी का ध्यान रखना। विजय ने ऐसा ही करने का वचन दिया था और अभी तक उसे निभा रहा था। विजय स्वयं पढ़ाई में सफल नहीं हुआ तो खेती बाड़ी में जुट गया और धीरे धीरे सारा काम संभालकर राजेश को भार मुक्त और निश्चिंत सा कर दिया। लेकिन जय पढ़ाई में होशियार निकला तो राजेश से भी अधिक विजय ने उसका हौसला बढ़ाया। पढ़ाई पूरा करने के साथ ही उसे बैंक में कैशियर की नौकरी मिल गई। फिर उसकी शादी की बात चली तो विजय ने जय की इच्छा को जाने बिना कहीं भी रिश्ता स्वीकार करने से राजेश को स्पष्ट मना कर दिया। इन दोनों से तो नहीं, पर प्रभा से जब जय ने अपने साथ काम करने वाली किसी लड़की की चर्चा की तो राजेश उफन से पड़े। पर विजय ने जय का पक्ष लेते हुए कहा, बाबूजी, ज़माना बदल गया है। जरा सोचो, जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ साथ नौकरी करते हैं, और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि एक ही बिरादरी के हैं, तो बुरा क्या है। दोनों कमाएंगे तो खुद तो सुखी रहेंगे ही, गाहे बगाहे मेरी भी मदद कर दिया करेंगे। पर बेटा, प्रभा अकेली। राजेश ने उसे समझाना चाहा तो विजय बीच ही में बोल पड़ा, सब संभाल लेगी बाबूजी। फिर अब घर में काम भी कितना रहता है, कुटाई पिसाई तो मशीन से हो जाती है, शेष बचता है 4 जनों की रोटी, बच्चे और लोकाचार। आखिरकार वही शादी हुई और माया के सद्व्यवहार से कुछ दिन हंसी खुशी से गुजर गए। परंतु अचानक यह सुनकर कि जय अब शहर में ही किराए का कमरा लेकर रहने की सोच रहा है, राजेश के पैर तले की जमीन खिसक गई। सच यह था कि अपनी और जय की कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर के कामों में खर्च हो जाना माया को रास नहीं आया। अतः इससे बचने के लिए उसने जय पर शहर में किराए का मकान लेकर रहने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। राजेश के इस बारे में पूछने पर दोनों ने आने जाने की परेशानी का बहाना बनाया तो विजय सब कुछ समझ गया। फिर भी उन्हें घर से जोड़े रखने के लिए उसने राजेश के माध्यम से कहा कि यदि बात इतनी ही है तो जय लोन पर स्कूटर या मोटरसाइकिल ले ले और धीरे धीरे उसकी किस्त चुका दे। इस बीच बिना दोनों की मदद के भी वह घर के कामकाज संभाल लेगा। इससे जय और माया की योजना असफल हो गई। माया को यह बहुत ही बुरा लगा। जय भी इससे बहुत खुश नहीं था, लेकिन साफ साफ कह देने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कमाई के गणित में अपने को घाटे में देखकर वे अवसर की तलाश कर रहे थे कि एक दिन वह सहज ही हाथ लग गया। हुआ यह कि दोनों एक महंगा फ्लावर पॉट खरीद कर लाए थे।
मेज पर रख कपड़े बदल रहे थे कि विजय के छोटे बेटे ने भीतर आकर उसे खिलौना समझकर उठा लिया। वह उत्सुकतावश उसे देख ही रहा था कि वह हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और टूट गया। जय ने तत्काल 2-3 चांटे जड़ उसे कमरे से बाहर कर दिया। प्रभा बच्चे की गलती मान पहले तो चुप रही, परंतु थोड़ी देर में जब उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया तो वह स्वयं को रोक नहीं सकी। बच्चे को जय के सामने लाकर बिसूरने लगी। देवर जी, सामान टूट गया था तो उसकी कीमत हमसे वसूल लेते, पर तुमने यह क्या कर डाला। अपने गुस्से का ये अंजाम देखो। आंचल से ढका बच्चे का चेहरा जय को दिखाकर वह रो पड़ी। विजय और राजेश भी इस घटना पर तड़फड़ा कर रह गए। जय को भी पछतावा तो हुआ, परंतु बुरा भी कम नहीं लगा। प्रभा ने आज पहली बार उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। माया को तो मौके की तलाश थी। जय का कान भरने लगी कि घर में बच्चे हैं तो कुछ लाकर रखना भी मुश्किल है, वे चंचलता तो करेंगे ही और रोकने पर रोज चिक चिक होगी, अतः शहर में मकान लेकर रहना ही उचित होगा। जय भी इसके लिए तैयार हो गया। राजेश ने समझाकर रोकना चाहा तो बात और बिगड़ गई। उन दोनों को स्पष्ट लगने लगा कि वे विजय का पक्ष ले रहे हैं। अंत में जय ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए, मकान बंद रखूँगा और खेत बटाई पर दे दूँगा। राजेश ने पहले तो उसे डांट कर घर से निकाल देना चाहा कि मेरे जिंदा रहते कोई बंटवारा नहीं होगा, परंतु माया की चालाकी को समझते हुए कोर्ट कचहरी के ख्याल और बदनामी के भय से उन्होंने बंटवारे के लिए हामी भर दिया। उनका हाँ कहना था कि जय कहने लगा कि वो मकान के अपने हिस्से में बाउंड्री कराकर गेट लगवाएगा। आम का पेड़ बीच में आ रहा है, इसलिए उसे कटवा देगा। राजेश तिलमिला कर रह गए। एक बार इच्छा तो हुई कि कह दें कि मेरी मौत के बाद ही यह पेड़ कटेगा, परंतु जग हंसाई के भय से शांत रह गए। मजदूरों को कल शाम को ही पेड़ काटने के लिए कह दिया गया था। आज सीमेंट और बालू आएगा, कल से काम शुरू होगा और पेड़ काट दिया जाएगा। इस तरह माँ और शारदा की प्यार भरी निशानी उस सपूत के कारण मिट जाएगी जिसके लिए सारे घर ने अपनी सुख शांति को बलिदान कर दिया था। उनकी आंखें फिर भीग गई। सोच रहे थे कि ये खून के रिश्ते सहसा इतने बेईमानी क्यों हो जाया करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से जय तथा माया को समझाने का विचार किया और तेजी से घर की ओर लौट पड़े। घर आकर उन्होंने जय तथा माया को बुलाकर अपने पास बिठा लिया और उन्हें एक कहानी सुनाने लगे। 2 भाई थे। बड़ा आर्थिक अभाव के कारण अधिक नहीं पढ़ पाया, परंतु छोटे को उसने खूब पढ़ाया। एक दिन वह मुंबई में किसी व्यापारिक फर्म का मैनेजर बन गया। विवाह उसने स्वयं की ही इच्छा से किसी नौकरी पेशा लड़की से किया। भाई उसकी बात का कभी विरोध नहीं करता था। छोटे ने बड़े भाई के उपकारों को मानते हुए यह सोचा कि बड़े भाई को अब आराम मिलना चाहिए, क्यों न उन्हें परिवार सहित ही बुला ले। पर पत्नी से चर्चा की तो उसने खर्च और प्राइवेसी की बात उठाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन उनकी पहली संतान हुई तो उसे पालने का विकट संकट उठ खड़ा हुआ। अब दोनों में से या तो कोई नौकरी छोड़े या फिर किसी नौकरानी की व्यवस्था की जाए। भाई भाभी भी भुलाए जा सकते थे, पर नौकरानी की बात पत्नी को अधिक पसंद आई। थोड़े प्रयास से एक पसंद की नौकरानी भी मिल गई तो दोनों प्रसन्न हो उठे, क्योंकि उनके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन 4 माह बीतते बीतते एक नया संकट उठ खड़ा हुआ। भरपूर देखभाल और विटामिन आदि देने के बावजूद बच्चे की वृद्धि थम सी गई और वह चिड़चिड़ा होने लगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया, परंतु किसी एक ने भी उसमें किसी रोग के लक्षण नहीं देखे। यूँ तो नौकरानी उसे बड़े प्यार से संभालती थी, परंतु न जाने क्या बात थी कि वह उसे देखते ही चीख पड़ता और माँ से चिपट जाता। ड्यूटी पर जाते समय उसे रोज ही काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती। पति डेपुटेशन पर 4 माह के लिए विदेश चले गए थे। अंत में उसने पड़ोसियों के कान में बात डाली तो एक पड़ोसिन के कहे अनुसार 1-2 दिन ऑफिस जाने का बहाना करके जब उसने छिपकर नौकरानी के कारनामे देखे तो अवाक रह गई। वह प्रति 15 दिन बाद बच्चे का खून अस्पतालों में खून सप्लाई करने वाले एक दलाल के हाथ महंगी कीमत में बेच रही थी। सौभाग्यवश पति भी ठीक उसी समय विदेश से लौट आए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया
तो उसके द्वारा जो धरपकड़ की गई उससे एक बहुत बड़े गिरोह का पता लगा जो इस प्रकार की हरकतें पिछले कई सालों से कर रहा था। सुनकर माया की आंखें भर आई। पहले तो उसे लगा कि बाबूजी उसके आने वाले बच्चे की ओर संकेत कर उसे डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगले ही पल वह सोचने लगी कि ऐसा असंभव भी तो नहीं। उसने जय की तरफ देखा, शायद वह भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। दोनों में कानाफूसी हुई और फिर वह उठकर बाहर जाने लगा तो राजेश के टोकने पर बोला कि भैया को मजदूरों तथा सीमेंट और ईंट वालों के यहाँ भेज दे कि अब कल से काम नहीं होगा। राजेश को सहसा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उत्सुकता भरी नज़रों से माया की तरफ देखा, मानो पूछ रहे हों कि क्या यह बात सही है। वह तत्काल बोल उठी, बाबूजी आपने हमें बचा लिया। दादा, ताऊ और ताई के रहते हुए हम अपने बच्चे का खून किसी नौकरानी को बेचने का अवसर ही नहीं देंगे। वह भी उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा होगा जिसे उसकी दादी और परदादी ने लगाया था। सच। राजेश अप्रत्याशित खुशी से चौंक से उठे तो माया मुस्कुराकर कहने लगी, सच बाबूजी, आज मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी उन पंक्तियों का सही मतलब क्या है जो आप प्रायः गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? वो हयात करने की कोशिश कर रही थी कि राजेश बोल उठे, फल नहीं देता तो न दे, छाया तो देगा हमको, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। फिर आप तो यह भी कहा करते हैं शास्त्रों के अनुसार। कहते कहते वह संकुचित हो उठे तो राजेश ने उसकी अधूरी बात को पूरा कर दिया। एक पेड़ लगाने से 10 पुत्रों के जन्मने का पुण्य मिलता है। फिर पेड़ों को अनायास ही कटवाना तो महापाप होता होगा। माया ने जिज्ञासा व्यक्त की थी। अवश्य, बात निराधार तो नहीं। इसलिए बाबूजी, दरवाजे पर एक पेड़ आज मैं भी लगाऊंगी, आप द्वारा दी गई उस सद्बुद्धि की याद के रूप में जिसने हमें भटकने से रोक लिया। मैं अभी इसकी व्यवस्था किए देता हूँ। राजेश कहते हुए उठ खड़े हुए कि तभी जालिम ने बैठक के सामने आकर भाग देना शुरू कर दिया। शायद वह बताना चाहता था कि रात अब बीत गई है और सवेरा हो चुका है। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए, जिन्हें कुर्ते की बाहों में समेटते हुए उसने देखा था कि अभी कुछ देर पहले तक स्तब्ध रहा आम का पेड़ भी जैसे मचल उठा है, चंचल चपल शारदा की तरह। मित्रों, यह कहानी राजस्थान सरकार द्वारा 1999 में आयोजित राज्य स्तरीय कहानी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 50 कहानियों के अंतर्गत चुनी गई है। तब मैं आर्ट्स कॉलेज आगरा में पढ़ा रहा था। तो आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।